स्टार्ट किया भी नहीं। अच्छा, सबसे पहले हम समझ लेते हैं, फिर लिखवाता हूँ आपको, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग जरूरी है क्वालिटी को लेके। देखो, कल हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन पढ़ा था कि आपकी 1773 से आपकी सेंट्रलाइजेशन शुरू हो गई थी। तो गवर्नर ऑफ बंगाल बिकम टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का? हेस्टिंग्स। हंसते हंसते आए थे, मैंने बताया था, वैरेन हेस्टिंग्स। उसके बाद फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक, और फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड। ठीक है, देखो हमने क्या पढ़ा था कि देखो अब क्या हुआ, 1858 से लेके 1947 तक अब इंडिया के ऊपर क्या आया? क्राउन रूल। ठीक है, समझ लो फिर लिखवा लेता हूँ। ठीक है, नोट्स इधर ही बना रहे हो ना आप लोग? ठीक है, पहले समझ लो फिर लिखवा लेता हूँ। आधा घंटा समझाता हूँ, आधा घंटा लिखवा लेता हूँ। ठीक है, आपके लिए बेस्ट हो जाएगा वो। ठीक है, क्राउन रूल आ जाता है आपका 1858 से लेके 1947 तक आपका क्राउन रूल। पहले आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी राज कर रही थी इंडिया के ऊपर। अब किसका आ जाता? डायरेक्ट किसका रिप्रेजेंटेटिव आ जाता? अब ब्रिटिशर का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव आ जाता है। ठीक है, अब देखो 1858 में क्या आता है? आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। ठीक है, जिसको इन्होंने क्या कहा कि इंडियंस आपको हम गुड गवर्नमेंट दे रहे हैं। ठीक है, गुड गवर्नमेंट दे रहे हैं आपको, जो एक आंसरेबल होगी। ठीक है, लोगों के लिए आंसरेबल होगी। गुड गवर्नमेंट का मतलब था, देखो ये मजाक वाली बातें तो करते नहीं अंग्रेज, मतलब ऐसा तो नहीं ना था कि भाई कोई भी उठ के आता आज हम आपको गुड गवर्नमेंट दे रहे हैं, हम कल आपको बैड गवर्नमेंट देंगे, है ना। ऐसे तो मजाक कोई करेगा नहीं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबली अब पार्लियामेंट था आपका उस समय। ब्रिटिश में तो पार्लियामेंट चल रहा था, पार्लियामेंट सिस्टम चल रहा था, बट चल रहा तो आ जाके उधर से ही कंट्रोल हो रहा था। अब गुड गवर्नमेंट है, इसमें क्या कहा इन्होंने? अब देखो इसमें बहुत सारी चीजें हुई। एक तो आपका गवर्नर जनरल की जो सीट्स थी उसको अबॉलिश कर दिया। अब अबॉलिश क्यों किया? अब गवर्नर जनरल क्या वो अच्छे से काम नहीं करता? ऐसा कुछ नहीं है। अब जो वाइसरॉय बनाया ना इन्होंने, अब वाइसरॉय जो था वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था किसका? ब्रिटिशर का। ठीक है, वाइसरॉय जो था वो आपका डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट का वो एक डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था। अब देखो इसको असिस्ट करने के लिए एक इन्होंने एक नई पोजीशन अडॉप्ट की, जिसका क्या रखा? सेक्रेटरी ऑफ। अब देखो इसके साथ ना 15 मेंबर्स थे, ये एक बॉडी बनाई गई। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ, जो वाइसरॉय किसको रिस्पॉन्सिबल था? इसको। और ये किसको रिस्पॉन्सिबल थी? ब्रिटिश पार्लियामेंट को। अब लॉजिक समझना एक चीज का, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाई गई फर्स्ट टाइम 1858 में, क्या किया आपका? एक तो गवर्नर जनरल की पोजीशन को क्या किया? अबॉलिश किया। आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल उसको भी अबॉलिश कर दिया। और वो सारी पावर किसको दी? आपकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को पावर दे दी। अब वाइसरॉय ऑफ इंडिया किसको रिस्पॉन्सिबल था, किसको आंसरेबल था? हाँ, इसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। ठीक है, अब ये किसको रिस्पॉन्सिबल था? ब्रिटिशर को। अब ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या था? ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक कैबिनेट मेंबर था। ठीक है, उसी को इंडिया में क्या किया जाता था कि एज अ सेक्रेटरी का काम दिया जाता था इंडिया में। अब डायरेक्ट क्राउन रूल आया तो ये सारी चीजें तो होनी थी, पहले गवर्नर जनरल था। ठीक है, अब इसमें एक और चीज हुई 1859 में इन्होंने ऑफिशियली आपके वाइसरॉय जो था आपका वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग ने ऑफिशियली क्या बोला कि इंडियंस को भी क्या करो आप, हाँ, इंट्रोड्यूस करवाओ जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ठीक है, फर्स्ट टाइम इंडियन इंट्रोड्यूस इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। ठीक है, ये ऐसे मेंबर्स थे
जिनको आप कह सकते हो ना सुनो ना देखो ना बोलो, ठीक है, खाली बैठ के देखते रहते थे क्या कर रहे हैं ब्रिटिशर्स, ठीक है, ऐसा मजाक चल रहा था ब्रिटिशर का हमारे साथ, ठीक है। फर्स्ट टाइम वायसराय, मतलब ये बंदा देखा जाए तो पॉलिटी में मैं इसकी थोड़ी सी तारीफ करूंगा, कहीं ना कहीं इसने इंडियंस को इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। तो अब इसने ऑफिशियली किया था ये, पर फाइनली तो 1859 में नहीं हुआ। अब 1869 में अब क्या होता है कि इंडियन कॉन्शल एक्ट्स आते हैं, ठीक है, लास्ट वालों को दिखाई दे रहा है। अब मैं इधर थोड़ा सा लिख लेता हूं, आपके इंडियन कॉन्शल्स एक्ट आते हैं। देखो 3 एक्ट आया आपके इंडियन कॉन्शल एक्ट, एक आया आपका 1861 में आया, दूसरा आपका 1892 में आया और तीसरा आपका 1909 में आया, ठीक है। इनको नाम दिया गया इंडियन कॉन्शल एक्ट। इस वाले एक्ट में आपका फर्स्ट टाइम, आपका जो इंडियन कॉन्शल एक्ट था 1861, फर्स्ट टाइम 3 इंडियंस को आपके जो लॉ मेकिंग प्रोसेस था उसके मेंबर्स बनाया गया। 3 मेंबर्स को एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर, 3 नॉन ऑफिशियल। अब पूछा जाता है कौन कौन से मेंबर्स, मैं नाम लिख लेता हूं। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कौन कौन थे? एडिट टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, एज अ जहां पे लॉ वगैरह बनाया जाता वहां पे इनको ऐड किया गया। कौन कौन से थे वो? राजा ऑफ बनारस, महाराजा पटियाला और तीसरा था सर दिनकर राव, सर दिनकर राव, ठीक है। सारे समझ लो, मैं आपके साथ पीडीएफ अपनी शेयर कर दूंगा जो मैंने खुद से बनाई हुई है, ठीक है, वो शेयर कर दूंगा, उससे आप सारा वही आप प्रिपेयर करना, ज्यादा कुछ जी आज कर दूंगा। देखो ना, फिर क्या ना कि मैंने आज बना रहा हूँ उसको, मैं आधी आधी आपके साथ करता रहूंगा, ऐसे 50 पीडीएफ में आपके पास आ जाए। मैं सोच रहा हूँ एक ही बार पूरी शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है ना, ऐसे आप भी पजल रहोगे और मेरे को भी पजल करते रहोगे हमेशा, ठीक है। 3 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स फर्स्ट टाइम जो थे आपके इंडियन कॉन्शल एक्ट के तहत ऐड किए गए, राजा बनारस, महाराजा पटियाला, सर दिनकर राव। ये 3 लोग जो थे ये नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, ठीक है। इतना याद रखें ना कि ये 3 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे। एक सबसे बड़ी बात आपके 1861 में और भी हुई, ऑर्डिनेंस की पावर जो है वो आपके वाइसरॉय को दी गई, जो आज भी आपके प्रेसिडेंट के पास होती है। जैसे प्रेसिडेंट 6 मंथ के लिए किसी भी स्टेट के ऊपर वो धारा 144 के तहत जो है वो लगाता है ना, वो इमरजेंसी लगाता है। तो ऑर्डिनेंस वो कहां से आया आपका? 1861 से आया, इंडियन कॉन्शल एक्ट से ही आया वो, ठीक है। पोर्टफोलियो सिस्टम आया इसमें, पोर्टफोलियो सिस्टम तो काफी डेप्थ में है ये चीज, बट पावर्स को डिवाइड किया गया, ठीक है। इतना समझना कि पावर्स को हर एक बंदे को आप अपने जो, जैसे आज भी हर एक मिनिस्टर को दिया जाता है कि भाई आपके पास ये है, जैसे फॉरेस्ट दिया जाता है आपको, एजुकेशन दिया जाता है, एक मिनिस्टर को 3-4 काम दिए जाते हैं, डिपार्टमेंट दिए जाते हैं। तो टोटल कितने आर्टिकल्स हैं? अभी पहुंचेंगे आगे, अभी उस समय आए थे 395 थे, अभी 400 आपके गूगल बता रहा 447 बता रहा, बट 470 प्लस होगी। ये आगे का टॉपिक है यार, क्यों चिंता कर रही हो? करूं मैं साफ इसको? अगर हिस्ट्री से पॉलिटी स्टार्ट की है ना तो सोच लो कि पॉलिटी कहां पे खत्म होगी, ठीक है। एक एक छोटी छोटी चीज करवा रहा हूं, जबकि वैसे आपने ये हिस्ट्री में भी कर रहे हैं, उसके मेरे को लगता नहीं खत्म होगी। इतना ज्यादा करवा रहे हो, मैं ये बोल रहा हूँ, और इतना ज्यादा करवा रहा हूँ तभी तो सिलेक्शन होगी। अब बाकी इतने सारे लोग पढ़ रहे हैं, आप कुछ तो डिफरेंट करो, ठीक है। जो 3 सर इतने लोग पढ़ रहे हैं, कुछ डिफरेंट करके रहने देते, पढ़ते नहीं डिफरेंट। इससे अच्छा वो ना अपने साथ 10-15 और लोग लेके ना मेडगिरी कर, ताकि वो बेटर होगा तेरे लिए। इतने तक क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है, घर वालों को अपना भी। अब देखो, अब होता क्या है, अब 1861 में तो आपका क्या हुआ कि आपका एक ऑर्डिनेंस, ये लिख लेना, ऑर्डिनेंस आपका 1861 में, ठीक है। ऑर्डिनेंस की पावर किसको मिली? ऑर्डिनेंस की पावर किसको दी गई? टू वाइसराय ऑफ इंडिया। हाँ ये लिख लो, वाइसराय की पावर किसको दी गई? टू द वाइसराय ऑफ इंडिया। अब इसमें क्या था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, वाइसराय के पास पावर थी जनाब कि ये 6 मंथ
के लिए कोई भी ऑर्डिनेंस पास कर सकता था, जबकि आपकी पार्लियामेंट में अगर लेजिस्लेचर नहीं बैठी है तो उसके एब्सेंस में, जैसे आज भी होता है। अब जम्मू कश्मीर में भी ऐसा ही हुआ, धारा 370 को हटाने के लिए जम्मू कश्मीर में क्या आपकी सरकार चल रही थी, नहीं चल रही थी, तो प्रेसिडेंट के पास पावर थी कि कोई भी सरकार अगर किसी भी स्टेट में फंक्शन नहीं कर रही है तो डायरेक्टली पावर किसके पास चली जाती है, वो पार्लियामेंट के पास चली जाती है। ठीक है, तभी तो ये लॉकडाउन लगा, फिर सारा सिस्टम हुआ। ठीक है, प्रॉपर तरीके से एक मैकेनिज्म से सारा सिस्टम जाके शिफ्ट हो गया, धारा 370 खत्म कर दिया। ठीक है, लेकिन सर वो कैंसिल भी तो हो सकता है, रिवोक भी कर सकते हैं उसको। पार्लियामेंट के पास बड़ी पावर है भाई। अब तो नहीं होगा, सेंटर भी पढ़ोगे आगे, विद इन 6 मंथ्स अगर उसको कर दे पार्लियामेंट, उसको रद्द कर दे तो हो सकता है। पार्लियामेंट कर सकते हैं, पार्लियामेंट करेगी, हो सकता है, हो सकता पॉसिबिलिटी है। पार्लियामेंट जो चाहे कर सकते, मतलब वो जो चाहे किसी को माने, मतलब जितना उनकी लीगलिटी में है, जो बुक में लिखा है उतना वो कर सकते हैं। ठीक है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लोग बोल भी बड़े हैं। ठीक है, लोग बोल। ठीक है, अब देखो ऑर्डिनेंस पावर टू द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, इसमें क्या कर सकता है वो 6 मंथ के लिए द टाइम पीरियड फॉर दिस ऑर्डिनेंस इज, मैं सोचा था कि पीडीएफ सेंड कर दूंगा आपको, अगर आप चाहते हो 7 साल में लिखना तो 7 साल में भी लिखवा लेते। लिखवाना ठीक कोई बात नहीं, है, पीडीएफ सेंड कर दूंगा, डोंट वरी। लिखवाना ठीक रहता है सर, पीडीएफ से बंदा पढ़ता नहीं है। पीडीएफ से नहीं समझ आता, लेकिन ऑफिशियल लिखना नहीं। चलो ठीक है, आप पीडीएफ भेज देना, लेकिन लिखवाया हो गया। अच्छा ओके ओके, जैसा लिखना शुरू कर देते हैं, अब ये लिखना शुरू कर दो, वो पीडीएफ से कर देना। ठीक है, अब देखो आपका क्या होता है कि द टाइम पीरियड फॉर द ऑर्डिनेंस इज 6 मंथ। ये ठीक है, द टाइम पीरियड फॉर दिस ऑर्डिनेंस कितने टाइम के लिए था, ये आपके 6 मंथ के लिए था। ठीक है, ये कब बनाया जा सकता था, इफ आ जाता जब आपकी वहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल वर्क नहीं कर रही है, वो आप लिख लो अपनी अंडरस्टैंडिंग से, अगर इफ द लेजिस्लेटिव फंक्शंस विल नॉट वर्क, द वाइसरॉय हैव द पावर टू पास एन ऑर्डिनेंस फॉर 6 मंथ। कोई भी ऑर्डिनेंस पास कर सकता था वो 6 मंथ के लिए। तो आज ये ऑर्डिनेंस देखो, हम पॉलिटिकल का बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं ना, तो ये ऑर्डिनेंस वगैरह कहां से आए, तो ये यहाँ आपके 18 काउंसिल एक्ट 1861 से आए। ठीक है, लिख लिया इतना। ठीक है, देखो आपका फिर आता है, नेक्स्ट वाला आपका आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में ना फर्स्ट टाइम आप कह सकते हो कि वार्ड इलेक्शन तो कहीं पे भी यूज नहीं किया गया। ठीक है, इलेक्शंस का कभी भी यूज नहीं किया गया, बट यहाँ पर जो भी आपके चुने जाने लगे ना, जो आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में मेंबर्स थे, एक तो उनकी स्ट्रेंथ बढ़ा दी। ठीक है, अब कितनी बढ़ाई, आपके वो आपके पार्ट नहीं, आपके एग्जाम्स का इतना। ठीक है, अब उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाई गई, लेकिन उसमें क्या किया गया कि पहले आपका क्या था कि आपका वाइसरॉय ही अपॉइंट करता था। वाइसरॉय ही अपॉइंट, मतलब जैसे आप सोच लो कि आई एम द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, मुझे जो बंदा अच्छा लगा, मुझे लगा ये राजन बंदा सही है भाई, इसको नॉमिनेट कर दिया। मेरे को भाई साहब अच्छे लगे। ठीक है, ये लोग जितने मतलब जो मेरे फेवर में मुझे लगे, मैंने उनको कर दिया। ठीक है, अब उससे क्या था कि इंडियंस को प्रॉब्लम थी, है ना। अब मेरे को जो अच्छे लग रहे हैं तो मैंने रख लिया। अब जो पीछे वाले लोग थे उन्होंने कहा ये तो गलत हो रहा है। ठीक है, हम तो कह रहे हैं सर गलत हो रहा है। ठीक है, अब 1892 अब देखो आज आके ना इसके ऊपर जो सबसे ज्यादा ये जो नॉमिनेशन शुरू हुई थी ना, हम वर्ड इलेक्शंस यूज नहीं करते हैं, उसको इनडायरेक्ट इलेक्शंस भी कहा जाता है। लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है कि हमारे चुने हुए लोग चुनते हैं। ठीक है, तो इनडायरेक्ट हम बोल सकते हैं इलेक्शंस हुए। और 1892 के ऊपर सबसे ज्यादा असर जो पड़ा ना, जो नॉमिनेशन हुई, वो कहीं ना कहीं आपकी 1885 में जो फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस थी उसका दबाव बहुत ज्यादा था। ठीक है, उस समय एक ऑर्गेनाइजेशन बनती, कांग्रेस ने कभी भी डिमांड नहीं की थी, बट कांग्रेस चाहती थी कि हमें किसी न किसी तरीके से ये हमें भी डिपार्टमेंट के अंदर घुसाएं। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि आपका इट इंट्रोड्यूस नंबर, ये नंबर डाला मैं, 9 नहीं डाला। ठीक है, नंबर ऑफ एडिशनल
ब्रैकेट में लिखना नॉन ऑफिशियल members in the सेंट्रल और आप लिख सकते हो सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल but kept official majority. ठीक है, अब देखो इसमें एक और पावर दी इनमें, बजट डिस्कस और क्वेश्चन टू एग्जीक्यूटिव। ठीक है, इसमें दो तीन चीजें हुई जो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हो सकती हैं कि फर्स्ट टाइम आप बजट को डिस्कस कर सकते थे। ठीक है, जो बजट आया उसको लेके आप जो है वो डिस्कस कर सकते थे, और दूसरा आप एग्जीक्यूटिव को क्वेश्चंस कर सकते थे कि भाई ये इतना सारा घाटा आ रहा या कोई चीज कोई भी बजट को लेके इशू आ रहा, तो आप जैसे आज भी पूछते हैं आप पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट जो आपकी लोकसभा होती है वो आंसरेबल होती है, आंसरेबल टू द पीपल ऑफ द कंट्री। अब देखो इसने फर्स्ट टाइम नंबर ऑफ एडिशनल और नॉन ऑफिशियल मेंबर को सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बढ़ाया, बट इन्होंने ऑफिशियल मेजोरिटी को फिर भी ज्यादा रखा। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो थे इंडियंस होते थे, ठीक है, जो मतलब इतनी ज्यादा पावर नहीं थी उन लोगों की। इन्होंने ऐसी बात नहीं है, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को बढ़ाया जरूर 1892 में, बट इन्होंने ना ऑफिशियल मेजोरिटी अभी भी अपने पास ही रखी। ठीक है, ब्रिटिशर ने। ठीक है जी, बजट को फर्स्ट बार डिस्कस किया गया, और यहां पे आप कह सकते हो इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन, वार्ड इलेक्शन कहीं भी यूज नहीं हुआ। ठीक है, ये चीज याद रखना कि वार्ड इलेक्शन कहीं पे भी यूज नहीं हुआ। नॉमिनेशन से हमें पता चलता है, नॉमिनेशन से हमें पता चलता है। ठीक है, ये चीज हमें कहां से पता चलती है कि अगर किसी को नॉमिनेट किया जा रहा है, दैट्स मींस इलेक्शंस तो हुए। ठीक है, आज भी होता ना, जैसे हम सरपंच को चुनते हैं डायरेक्ट इलेक्शन से, उसके बाद हम पेंचिस को चुनते हैं डायरेक्ट इलेक्शन से, फिर हमारे पेंचिस चुनते हैं नायब सरपंच को, नायब सरपंच को इनडायरेक्ट चुना जाता है, हमारे चुने हुए लोग चुनते हैं। ठीक है, वार्ड इलेक्शन कहीं पर भी यूज नहीं हुआ, ये चीज याद रखना आप। ठीक है, इतना लिख लिया। हाँ हाँ, देखो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आया ना, 1861 में तो पहले हमारे 3 मेंबर्स को ऐड किया आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल में। अब इन्होंने जो नॉन ऑफिशियल मेंबर चुने ना फर्स्ट टाइम, अब इसमें क्या किया था कि इन्होंने नॉमिनेशंस कहां से ली, जो आपके प्रोविंस में जो लोग थे, जैसे मानो कि कौन से लोग आ जाते हैं, जो हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन लोग थे, ठीक है, बड़े बड़े लोग की रिकमेंडेशन पे भी क्या किया कि सर इनको भी चुनो। जैसे अगर मेरी चल रही है, हम 3 लोगों की 4 लोगों की चल रही है, हम अपनी मर्जी से कोई भी ला यहाँ बना रहे हैं। ठीक है, बट अब 1892 में हमने क्या किया, यहाँ के बाकी लोगों ने बोला जी हमारे भी 3-4 लोग ले लो। ठीक है, अगर आप अपने चला रहे हो 3-4, तो कहीं ना कहीं जो प्रोविंस में जो आपके बिजनेस को लेके जो लोग थे, उनकी रिकमेंडेशंस भी ली यहाँ पे। ठीक है, इतना पूछा जाएगा, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, दिमाग अपना खराब नहीं करना इसको लेके। एक इसमें बजट कब डिस्कस किया गया आपका फर्स्ट टाइम, ये चीज याद रखना। ठीक है, और बस इससे ज्यादा कुछ नहीं याद रखना। ठीक है, ये आपको जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आप थोड़ा सा ना एक स्टोरी को समझते जाओ। ठीक है, कर दे साफ इसको। अब जहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो बताने वाला हूं मैं आपको। ठीक है, इससे बड़े कम चांसेस हैं क्वेश्चन पूछे जाने के, लेकिन पढ़ाना मेरा फर्ज था, फर्ज अपना नहीं। ठीक है, रिवीजन करेंगे। हाँ, अब देखो आपका जो आता 1909 मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है,
काउंसिल है, हाँ इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ ना, यहाँ पर अंग्रेजों ने ना कुछ और ही चाल खेली इंडियंस के साथ। यहाँ पे इन्होंने इलेक्शंस तो करवाए बट हिंदू मुस्लिम करवाए। ठीक है, हिंदू मुस्लिम सबसे पहले अगर ढाला ऐसा कुछ नहीं था। सब अगर देखो ये अगर कंसेप्ट किसी ने लाया ना कैनल इलेक्टोरेट का, तो ये ब्रिटिशर ने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, नहीं है ना, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। देखो मिंटो जो था ना, कैम्स टू द इंपॉर्टेंट है, टू द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रो कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, इसमें क्या कहा गया था कि मुस्लिम्स को मुस्लिम ही चुनेंगे। ठीक है, मुस्लिम्स को मुस्लिम चुनेंगे, हिंदूज को। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने डिविजन्स किया, जो आप खुद ही में क्या था कि मतलब इससे बड़ा ज्यादा मतलब इशू क्रिएट होना शुरू हो गया। अब देखो आप ये चीज सोच सकते हो, 1909 में इन्होंने डिवाइडेड रूल की पॉलिसी खेली और आपका 1947 में इंडिया आजाद हो जाता है। 38 इयर्स में ऐसा क्या हुआ कि जो 200 सालों में नहीं हुआ। ठीक है, इन 38 ईयर में ऐसा क्या हुआ जो 200 सालों से इंडिया में नहीं हुआ। ठीक है, द ग्रेट मैन अराइव्ड, महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी ग्रेट मैन अराइव्ड। इसी ने हमको क्या दिया, रूट मैप ऑफ फ्रीडम। ठीक है, ठीक है, इंडिया को उस समय जरूरत थी एक अच्छी गाइडलाइंस की। ठीक है, तो 1909 से लेके 1947 30 इयर्स के अंदर यहाँ पर इंडिया जो है वो परेशानी। यहाँ पे इंडिया क्या चाह रहा है, यहाँ पे ये चाह रहे हैं कि हमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी चाहिए। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हमारे टोटल उस समय 11 प्रोविंसेस थे। ठीक है, हिस्ट्री में भी पढ़ोगे, संसद के मंत्री हो, इधर भी देख लो। ठीक है, अब देखो इंडिया क्या चाहता था, इंडिया के जो लोग थे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी चाहते थे। देखो कांग्रेस ने कभी भी नहीं बोला कि हमें आजादी दो। ठीक है, एक चीज याद रखना, कांग्रेस ने कभी बोला हमें आजादी, वो चाहते थे कि हमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दो। ठीक है, उसके पीछे भी लॉजिक था कि हमें एक बार प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिल जाए तो हम आहिस्ता आहिस्ता उस चीज को उस लेवल तक लेके जा सकते हैं। अब देखो 1773 में क्या हुआ कि इन्होंने पावर को सेंट्रलाइज शुरू किया। ठीक है, फाइनली आपकी पावर सेंट्रलाइज कब होगी, 1833। एक और चीज याद रखना, 1861 में फिर से वाइसराय ऑफ इंडिया ने पावर को डिसेंट्रलाइज शुरू कर दिया। ठीक है, अब इसने आहिस्ता आहिस्ता पावर्स का प्रोविंसेस को भी देना शुरू कर दिया। ठीक है, और आपका फाइनली 1937 में आपकी कंप्लीट तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन हो गई थी। क्वेश्चन पूछा जाता आपको। ठीक है, इधर भी देख लो यार। ठीक है जी, सर सीटें चेंज हो रही है। अच्छा अच्छा। अब क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1999 में दिस एक्ट आल्सो नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। ठीक है, और ये आपका मिंटो जो था ना, इधर लिख रहे तो ये वाइसराय था और ये सेक्रेटरी आपका स्टेट था। ठीक है, अंडर दिस एक्ट द मुस्लिम मेंबर्स were to be
इलेक्टेड बाय मुस्लिम्स ओनली। ठीक है, इसमें मुस्लिम मेंबर्स को सिर्फ मुस्लिम्स ही चुन सकते थे, बस इसके लिए इतना ही याद रखना। फादर ऑफ कैमरल इलेक्टोरेट कम्स टू द मेंटो इज नाउन एज द फादर ऑफ कैमरल इलेक्टोरेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, 1905 में हिस्ट्री के अकॉर्डिंग याद रखना लॉर्ड कर्जन था जिसने पार्टीशन ऑफ बंगाल किया था। ठीक है, हाँ बस इतना ये देखो लोगों ने पता कैसे मान। अब देखो इंडिया के ऊपर ना मिलिट्रीली या जबरन अंग्रेजों ने कब्जा करके नहीं रखा हुआ था, इन्होंने पॉलिटिकली इंडिया को कवर करके रखा होता। ठीक है, पॉलिटिकली इन्होंने ना लीगल, पॉलिटिकल और लीगल तरीके से इन्होंने इंडिया के ऊपर कब्जा करके रखा होता, कोई जबरन नहीं करके रखा था। और मैंने आपको कहा ना अभी भी इंडिया में कम से कम 60% लोग अभी भी गधे की चाल चलते हैं। अभी उनको पता ही नहीं करना क्या, खाना क्या, पीना क्या है। ठीक है, बहुत सारे लोग आके बेवकूफ बना के चले जाते हैं। करने साहब इसको कोई आके बोलेगा तेरे को जादू किया हो तो बंदा बस डिप्रेशन में चला जाता करने साहब। और बहुत सारे तो इधर ऐसे ही बैठे होंगे, वो पहले ही से ही वो जोशियों को दिखा के आएंगे मेरी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। वो मेहनत करो यार। कोई बोलते सर कि जबकि नई नई डिग्री निकलेगी नहीं, ऐसा है ना कोई पीर बाबा गया, कोई ज्योतिषी के पास गया हुआ, ये इंडियंस हर एक, ये नहीं कि एक कम्युनिटी, हर एक कम्युनिटी का बंदा। ठीक है, यहाँ पे ना वो ना पंजाबी मूवी में ना बोले वो अद्धा हिंदुस्तान शनि ने डराया हुआ है। ठीक है, देखो अब देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1919 में, 1919 में। 1919 के साथ आपकी बहुत बड़ी हिस्ट्री जुड़ी हुई है, जलियांवाले बाग जुड़ा हुआ। ठीक है, और बड़ी चीजें हैं, वॉट एवर, सो ये आपने उसी में करना है। यहाँ इसके साथ आपको कोई लेना देना नहीं पॉलिटिक्स का। ठीक है, अब क्या आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है जिसको हम क्या कहते हैं, ऑल्सो नाउन एज 13 मार्च अप्रैल। यार वो नहीं लिखवा रहा मैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लिखा रहा हूँ। ठीक है, 13 मार्च जलियांवाला बाग की बात। इसको क्या नाम किया जाता है, मॉन्टेग्यू क्लैम्सफोर्ड। राजन क्या बोल रहा के वाली बात है ना, लेकिन ठीक है, तो ये आपके वाइसराय थे और ये आपके सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे। देखो क्या लिखा सर ये कौन सा, MONTAGUE CHELQQ है, ये CHELMSFORD। ठीक है जी, अब क्या होता कि इस रिफॉर्म में क्या होता कि बहुत सारी चीजें हुई भाई। इसमें क्या क्या हुआ कि इंडिया क्या चाहता था, इंडियंस क्या चाहते थे कि हमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी जाए। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी क्या, मैं कब से प्रोविंशियल बोल रहा हूँ, आपको शायद हो सकता समझ ही ना प्रोविंशियल क्या होता है। ये पूरा भारत देश है हमारा, आधा ही है। ठीक है, अब पूरी पावर कहाँ पे थी, यहाँ से वो बंगाल से कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर भी आपका था और यहाँ पर भी आपकी पहले प्रेसिडेंसी थी। अब पूरी पावर किसको दी हुई थी, बंगाल को देके रखी हुई थी। अब इंडियंस क्या चाहते थे भाई, पावर इधर भी दो, आप पावर इधर भी दो। ये प्रोविंसीज थे, ये प्रोविंसीज थे, पावर इधर भी दो, पावर को आप बांट दो। ठीक है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ऐसी दो मतलब कि हमारी भी लेजिस्लेटिव हो और हम भी किसी चीज के ऊपर कानून बना सके। ठीक है, अब ब्रिटिशर इस चीज को लेके रेडी नहीं थे। ठीक है, अब ब्रिटिशर ने ना इंडिया को ना एक लॉलीपॉप दे दिया। ठीक है, और दिया हमेशा लॉलीपॉप है, ये बड़े वाला लॉलीपॉप दिया। अब देखो क्या था इसमें, इनने कहा कि आओ इंडियंस, आपको हम क्या करते हैं कि आपको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देते हैं, लॉलीपॉप देते हैं। हाँ लॉलीपॉप ही समझ लो। ठीक है, अब क्या थी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव लिस्ट को इनने डिवाइड किया पहले से। ठीक है, अब डिवाइड कैसे किया, इन्होंने क्या बनाया, एक फेडरल लिस्ट बनाई। ठीक है, और इन्होंने एक प्रोविंशियल लिस्ट बनाई। प्रोविंशियल लिस्ट को भी क्या किया इन्होंने फर्दर, देखो इसके ऊपर तो सेंट्रल कानून बनाएगी।
अब इनने क्या किया, प्रोविंस में कहा कि अब आपको दे रहे हैं, हम ऑटोनॉमी दे रहे हैं, तुम बनाओ अपने कानून। ठीक है, इसमें क्या बनाया, एक तो इनने दिया आपका ट्रांसफर्ड लिस्ट, और दूसरी इन्होंने बताई आपकी रिजर्व लिस्ट। ट्रांसफर्ड लिस्ट और रिजर्व लिस्ट। अब देखो इन्होंने क्या गेम खेली, बहुत सारी पावर पहले इन्होंने अपने ही पास रखी, बहुत सारी पावर्स अपने पास ही रखी। जैसे मेन पावर्स आज भी नहीं सेंटर के पास होती है, आर्मी सेंटर के पास है, आपकी टैक्स कलेक्शन की पावर्स बहुत ज्यादा आपकी किसके पास है, सेंटर के पास है। एयर रेवेन्यू जो भी है वो सेंटर के पास होता है। ठीक है, पर सेंटर देता तो है ना आगे। उनने मैक्सिमम पावर्स कहां पे रखी, अपने पास रखी, और इनको लॉलीपॉप दे दिया, बोला लो भाई तुम्हें दे दिया हमने, आप ट्रांसफर लिस्ट और आपके रिजर्व 2 लिस्टें दे दी। अब इन्होंने क्या किया, ट्रांसफर लिस्ट के में भी जो मेन पावर्स थी वो किस में रखी इन्होंने, ट्रांसफर लिस्ट में। इनको कहा कि जब भी इसके ऊपर कानून बनेगा आपने ज्वाइंट मतलब सेंटर मिलके बनाएगा इसके ऊपर कानून। आपने जो भी कोई कानून बनाना है आपने हमें पूछना है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर कानून बनाना है। तो ये वाला लॉलीपॉप इसमें था ही नहीं, कुछ लड्डू ही थे खाली, तो इसमें था ही नहीं कुछ, तो इसमें बना भी लेते हैं वो पावर, तो क्या हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कह सकते हो ये फर्स्ट टाइम डायरकी को भी हम कह सकते हैं डिवीजन ऑफ पावर, बट ये फॉल्स डायरकी थी, प्रॉपर तरीके से डायरकी नहीं दी गई, मतलब प्रॉपर तरीके से इनको ऑटोनॉमी नहीं दी गई। समझ लेना 1999 में क्या हुआ कि इंडियंस क्या मांग रहे थे, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ठीक है, इन्होंने दे दी बट फॉल्स सूट वाली। ठीक है, खाली इंडिया को चुप करवाने के लिए। ठीक है, फिर इसमें भी गांधी जी को बड़ा गुस्सा आया, फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुई। ठीक है, फिर चोरी चोरा मूवमेंट भी बना हुआ। ठीक है, आप हिस्ट्री में पढ़ोगे उसके बाद, फिर कॉकोरी कांड भी होता है। ठीक है, ये सारी चीजें होती है, सारी होने के। इनने क्या कहा था कि 1999 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया था, इनमें कहा था कि हम हर 10 साल के बाद इसको रिवाइज करेंगे, हर 10 ईयर के बाद इसको रिवाइज करेंगे। लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग एजुकेशन थी इंडियंस की कि इनको ना इसको 2 साल पहले ही लाना पड़ा। 1927 में क्या आता आपका, क्रिप्स कौन सा मिशन आता, साइमन कमीशन आता। साइमन कमीशन, इसका पूछा जाता बताओ इसका चेयरपर्सन कौन था, क्रिप्स साइमन, याद रखना क्रिप्स साइमन जो था इसका चेयरपर्सन था। ठीक है, 1927 में आया। देखो मजाक वाली सबसे बड़ी बात ये थी कि लाया इंडिया के बेनिफिट के लिए था, इसमें एक भी इंडियंस नहीं था। इंडियंस ने काली झंडी दिखाई थी, है ना, ऐसा ही करता है। इंडियंस जाग चुके थे। ठीक है, अब वो इंडियंस नहीं रहे थे जो 1857 में थे। अब क्या था कि इंडियंस ने बड़ा इसके खिलाफ भी बड़ी प्रदर्शन किया। ठीक है, 1930 में इन्होंने जब रोड कॉन्फ्रेंस टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वहां पर इन्होंने सबमिट इसको रिपोर्ट को करवाया था, और वहां पर एक चीज आई थी, इंपॉर्टेंट चीज आई थी, इन्हें व्हाइट पेपर्स मतलब वो किया था पेश, मतलब कह सकते हैं अपने रिप्रेजेंट किया था आपके टेबल कॉन्फ्रेंस। इसको सुन लो खाली, वही आपका व्हाइट पेपर बाद में कन्वर्ट हुआ था 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इतना याद रखना। ठीक है, इसको पढ़ेंगे हम थोड़ा सा। हाँ, मतलब ये मांग रहे थे कि हमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दो। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मतलब हम भी अपने खुद मुख्तियार हो जाएं। ठीक है, जैसे हम भी चाहते हैं ना कि हर एक स्टेट चाहती है कि कुछ पावर्स हमारे पास भी, जैसे चीफ मिनिस्टर होता है ना, पावर सबके पास है। अब ये ना हो कि चीफ मिनिस्टर भी फोन करके उसको पूछे कि मैं जा रहा हूँ, कुछ हुआ जाऊं, एंड ऐसा नहीं है ना अपनी। हाँ, ट्रांसफर लिस्ट इन्होंने ना अपने पास रखी, मतलब जैसे कोई चीजें होती है जिनपे स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। तो अब कम से स्टेट को तो आजादी नहीं ना वो अपना कानून बना सकती है। अब देखो कोई भी स्टेट जिसका आज भी नाम आप चेंज करते हो तो उसके लिए आपको सेंटर का परमिशन होना बहुत जरूरी है। रिजर्व में कहा था कि रिजर्व में आप करो भाई जो आपको करना, था ही नहीं कुछ इसमें, तो आलू ही थे आलू इन द सेंस मतलब कि कुछ पावर्स ही नहीं थी। पावर्स होता ना जो पावर्स ही नहीं है भाई। जैसे आप ये समझ लो कि दिल्ली का केजरीवाल है बेचारा, पुलिस तो किसके पास है, सेंटर के पास, सेंटर के पास है। पुलिस वाला गाली देके चला जाता है, वो बस बोलता मैं तेरे को ट्रांसफर करवा दूंगा कर सकता है नहीं। तो ये चीज है, समझ गए हो। डायरकी भी आपकी कब आई थी, 1990 में, लेकिन 1935 में इसको अबॉलिश कर दिया था। ठीक है, अब हाँ अब देखो एक चीज और याद रखना, 1926 में आपका
SC आया था, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन आया था 1926 में, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका जो आज आपका यूपीएससी कहा जाता है। ठीक है, कर दे साहब। और सर जो पहले आया था वो कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विस, कोऑर्डिनेटेड सिविल कर दो साहब मैं। अब ये चीज की आपकी अंडरस्टैंडिंग को लेके आप 4 पॉइंट लिख रहा हूं जो आपके एग्जाम्स के लिए डायरेक्ट बन जाएंगे। द इंडियन, हाँ इसी को ये एग्जाम पॉइंट बेस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। बाइकैमरल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। ठीक है, अब देखो द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज रिप्लेस्ड बाय बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरल क्या होता है, जहां पे आपका अपर हाउस और लोअर हाउस भी होता है। उस समय आपके टोटल कितने प्रोविंसेस थे, 11 प्रोविंसेस थे भाई। 11 में से 6 प्रोविंसेस में बाइकैमरलिज्म था। ठीक है, जरूरी नहीं है आप वैसे उसमें ही पढ़ोगे, इतना याद होना चाहिए कि 11 प्रोविंसेस थे। 11 प्रोविंसेस में से 6 आपके क्या थे, बाइकैमरल थे। अब इनने क्या किया, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिप्लेस करके बाइकैमरल लेजिस्लेटिव काउंसिल आया, जिसमें अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट और लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, हाँ अभी भी तो अब बहुत सारी चीजें यहीं से तो हमने अडॉप्ट की हैं। Extending the principle of criminal, हाँ आएगा वो भी सारी चीजें, टेंशन मत लो। 1992 रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग देखो इसमें क्या किया, इसमें भी कोई ज्यादा चेंज नहीं किया। जो कैमरल रिप्रेजेंटेशन था उसको और बढ़ावा दिया। अब 6 को भी ऐड कर दिया कि 6 के भी इलेक्शन अलग से होंगे और एंग्लो इंडियंस को भी एंग्लो इंडियंस चुनेंगे और 6 को 6 चुनेंगे। ठीक है, एंग्लो इंडियंस क्या होता है, जो एंग्लो ईस्टर्न होते हैं, इसमें आपको फ्रेंचाइज भी दी गई। फ्रेंचाइज होता है इलेक्शन 10% वोटिंग राइट। ठीक है, मतलब देख हर 1 लाख के पीछे मतलब एक बंदे को लिख लिए ये वाला।
मुझे पॉइंट कंप्लीट करने में जाता है सर दिख नहीं रहा सर। अच्छा नहीं देखो भाई क्या होता कि इन्होंने क्या किया, फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट और सेंट्रल बजट को अलग अलग कर दिया। अब प्रोविंस का बजट अलग आएगा और सेंट्रल का बजट अलग आएगा, ठीक है। अब आप क्या बोलते हैं, बाइकैमरलिज्म क्या था, 6 प्रोविंसेस है ना, उसमें 6 प्रोविंसेस में से सॉरी 11 प्रोविंसेस थे, 11 में 6 में बाइकैमरलिज्म, मतलब अपर हाउस और लोअर हाउस था। जैसे आप देखो ना, हमारे जम्मू कश्मीर में भी आपका बाइकैमरलिज्म था। 6 स्टेट्स है ना जो वो है बाइक अम्ब्रेला है। हाँ, यूनिक अम्ब्रेला। ऐसे ही जैसे उस समय भी था वैसे ही उस समय था। जैसे आज भी हमारे यहाँ पे, मतलब अब तो यहाँ पे बाइकैमरलिज्म खत्म कर दिया। अब आगे समझ, अब देखो इसको, द इंडियन लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूशन रिप्लेस। आप याद रखना कि बाइकैमरलिज्म आपका कब 1919 में आया, ठीक है, अपर हाउस और लोअर हाउस, ठीक है, ये चीज आई। और आपका जो प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट इलेक्टोरेट था, अब ये और बढ़ा है 1999 में, 1909 में क्या हुआ कि मुस्लिम्स को आली मुस्लिम चुनेंगे, यहाँ पे क्या किया, 6 को 6 चुनेंगे और एंग्लो इंडियंस को एंग्लो इंडियंस चुनेंगे। और इसने फर्स्ट टाइम क्या किया, प्रोविंशियल लिस्ट को, प्रोविंशियल बजट को आपका सेंट्रल बजट से अलग कर दिया, ठीक है। साइमन कमीशन का भी लिखवा दिया। बजट जैसे पैसा वगैरह का हाँ सर एंग्लो इंडियंस का भी अलग है। सेंट्रल के अलग बजट निकाल देंगे। हाँ, सेंट्रल के अलग। और अच्छा वो अब जो इंडिया में तो एक ही होता है ना, एक ही होता है। ये इंडियंस या एंग्लो इंडियंस जो बाहर रह रहे हो, ठीक है, और NRI, ठीक है जी, इतना समझ आ गया। टाइम कितना रहता है, 10 मिनट रहते हैं, ठीक है। रिवीजन कर लें इसको कि आगे पढ़े, रिवीजन कर लें, ठीक है। थोड़ा सा ये ना, थोड़ी सी ये हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री में बंद कर दे इसको। हिस्ट्री इसीलिए मैं थोड़ी सी आहिस्ता आहिस्ता करवा रहा हूँ क्योंकि हिस्ट्री बड़ी कम लोगों को समझ आती है, ठीक है। और जब आगे बस कल के बाद आपकी सही पॉलिटी स्टार्ट हो जाएगी।